हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मज्जू मोटो मॉड्स। और दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आयुष। और आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंजन्स के बारे में, हर टाइप के इंजन्स के बारे में। और डीप नॉलेज में आपको बताऊंगा कौन से इंजन्स जो कि मेनली यूज हो रहे हैं अभी प्रोडक्शन में, और कौन से ऐसे इंजन्स हैं जो आउट ऑफ प्रोडक्शन हो चुके हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी इंजन्स है जो कि बहुत ही अनोखे टाइप के इंजन्स है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चालू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इंजन्स के बारे में। तो इंजन्स है क्या? सबसे पहली चीज, इंजन्स बहुत सिंपल सी चीज है। एक केमिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चाहे वो किसी भी टाइप का फ्यूल पे चलता हो। तो इंजन्स किस टाइप के होते हैं? इंजन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कि एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। तो दोस्तों, ये जो दो टाइप के इंजन्स है, आप सुनते होंगे जनरली इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि आज के डेट्स पे वो प्रोडक्शन पे वही चल रहा है, क्योंकि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन था वो अब कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो चीज है जिसमें कंबशन कहीं बाहर हो रहा होता है, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे वो हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसका वर्क यूज करते हैं। जैसे कि स्टीम इंजन, जिसमें कोल को बर्न करके पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और स्टीम से फिर मैकेनिकल एनर्जी पे उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वो हो गया एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। लेकिन आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें एक ही चेंबर के अंदर इग्निशन होता है, उसी में फ्यूल डाला जाता है, एयर डाला जाता है, और उसी से ही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन कितने टाइप के होते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक क्या होता है? बेसिकली तो दोस्तों, जैसे कि एक सिलेंडर है, उसमें की पिस्टन जो है हमारा वो अप एंड डाउन मोशन करता है, और जो कि जुड़ा होता है एक क्रैंकशाफ्ट से। तो जब ये आपको मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि स्ट्रोक होता क्या है, जितना डिस्टेंस ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर ट्रैवल करता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, तो इसमें बेसिकली अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट दो ही साइकिल में हो जाता है। 2 साइकिल मींस 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली अभी आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि इस क्रैंकशाफ्ट के 2 साइकिल कंप्लीट होने पे इसका एक इग्निशन हो जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन क्या है? बहुत ही सिमिलर इंजन है, मैं आपको बताता हूं। तो 4 स्ट्रोक इंजन बहुत ही सिंपल है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो ये इनटेक वाल्व खुला हुआ होता है। तो जब इनटेक वाल्व खुला होता है तो ये सिलेंडर पे जब ये नीचे आ रहा होता है, पिस्टन एक वैक्यूम क्रिएट करता है। जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो यहाँ से एयर और फ्यूल का जो मिक्स होता है, जो मिक्सचर होता है, वो सिलेंडर के अंदर आ जाता है। तो जब तक पिस्टन पूरा नीचे चला जाता है, ये पूरा सिलेंडर जो है फ्यूल और एयर के मिक्सचर से भर जाता है। अब दूसरा जो काम होता है वो होता है कंप्रेशन। तो जब ये सिलेंडर वापस इससे घूम के जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो फ्यूल और एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं तो उसमें हीट भी आ जाता है, और तभी यहां पर काम आता है स्पार्क प्लग का। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजिन्स में स्पार्क प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। तो स्पार्क प्लग जैसे ही ये टॉप डेड सेंटर पे होता है, जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर को पिस्टन कंप्रेस कर चुका होता है, तभी ये स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क इग्नाइट करता है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, और पिस्टन को ये जो धमाका होता है वो इसको नीचे ढकेलता है। और दोस्तों, जब पिस्टन नीचे आता है तो फिर से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और जब वापस पूरे नीचे तक आ जाता है
तो वो वापस जब ऊपर जाता है तब इसका एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुल जाता है, जिससे जो बर्न एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला जाता है। तो दोस्तों ये 4 स्ट्रोक पूरा फेनोमेना होता है 4 स्ट्रोक इंजन का, जिसमें की होता है इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन एंड एग्जॉस्ट। तो दोस्तों इसे कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। आज हम बात करने वाले हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में कि कितने टाइप के 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इंजन्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि कॉमन इंजन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सिंगल सिलेंडर भी होते हैं और मल्टी सिलेंडर भी होते हैं। तो आज हम सिंगल सिलेंडर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल सिलेंडर्स के बारे में और उनके अरेंजमेंट्स के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आइए चालू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूं इन इंजन्स के बारे में, ताकि आपको विजुअली समझने में बहुत ही आसानी होगी कि इंजन्स होते कैसे हैं। तो पहला जो है वो इनलाइन इंजन, दूसरा जो है वो है वी इंजन, तीसरा है बॉक्सर इंजन जिसे हम अपोज्ड इंजन या हॉरिजॉन्टल अपोज्ड इंजन भी कहते हैं, फोर्थ है रेडियल इंजन, फिफ्थ है दोस्तों वीआर इंजन और दोस्तों लास्ट है डब्ल्यू इंजन। बात करते हैं आइए इनलाइन इंजन के बारे में। इनलाइन इंजन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ उनका उपयोग होता है और कहाँ किस चीज में वो बेटर होते हैं बाकी अलग इंजन से। तो जो इनलाइन इंजन है वो बहुत ही सिंपल सा इंजन होता है। क्यों? एक ही क्रैंकशाफ्ट से मल्टीपल पिस्टन कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल सिलेंडर्स एक ही चेंबर में आ जाता है, जिसमें इनलाइन 2 भी हो सकते हैं, इनलाइन 3 भी हो सकते हैं, इनलाइन 4 भी हो सकते हैं, इनलाइन 5 भी हो सकते हैं, इनलाइन 6 भी हो सकते हैं। दोस्तों ये होता है इनलाइन इंजन। अगर आप इनलाइन 2 की बात कर रहे हैं तो जैसे कि कॉन्टिनेंटल GT650 रॉयल एनफील्ड में है, इनलाइन 3 ट्रायम्फ यूज करता है आज भी, इनलाइन 4 जो है कि वो R1 CBR 1000RR। इतना ज्यादा क्यों चलता है ये इंजन? क्योंकि ये हमारे बेसिकली हमारे इंडियन कार्स में भी हम इनलाइन इंजन ही देखते हैं, चाहे हमारी हैचबैक हो, सेडान हो, वो इनलाइन 4 ही जनरली यूज हो रही होती है। तो क्यों ऐसा, क्यों इनलाइन को इतना ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है बाकी अदर टाइप के इंजन से? आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो इनलाइन इंजन होता है उसमें एक ही क्रैंकशाफ्ट में मल्टीपल सिलेंडर कनेक्टेड होते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि ये एक ही चेंबर पे सारे सिलेंडर अरेंज हो सकते हैं। तो सिलेंडर का जो चेंबर है वो 2 चेंबर रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंगल चेंबर में फिट होने की वजह से बहुत सारे पार्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो कैम शाफ्ट भी लगा हुआ होता है वो सिर्फ 2 कैम शाफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा अगर एक ब्लॉक होता तो यहाँ पर उसके लिए अलग से कैम शाफ्ट लगा हुआ होता। कैम शाफ्ट क्या करता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताया, जो वॉल्व्स है, जो इनटेक वॉल्व, जो एग्जॉस्ट वॉल्व है, कैम शाफ्ट उस वॉल्व को खोलने और बंद करने के काम आता है। तो जब इंजन सिंगल लाइन पे अलाइंड हो तो एक ही कैम शाफ्ट सारे सिलेंडर्स के वॉल्व खोल या बंद कर सकता है। लेकिन इससे नुकसान क्या है दोस्तों? इससे नुकसान भी ये है कि जब सिलेंडर्स ज्यादा हो जाते हैं, सपोज कीजिए अगर इसमें 6 सिलेंडर है तो इसमें कैम शाफ्ट भी बहुत लंबा लगता है। अगर कैम शाफ्ट बहुत लंबा लगता है तो वो फ्लेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ये जब इनलाइन 6 हो जाता है तो कैम शाफ्ट बैंड होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर इनलाइन 2 है, इनलाइन 3 है, इनलाइन 4 है तो उसमें वो चांसेस घट जाता है। तो जब इसमें चेंबर कम हो गया, कैम शाफ्ट कम हो गया और अलग से जो टाइमिंग चेन है जो कि दोनों तरफ जाना पड़ता है, जो वी टाइप में, वो भी कम हो गया। तो उस वजह से ये काफी सिंपल हो जाता है, क्योंकि ऊपर अगर इसमें काम भी करना है, अगर इंजन पे किसी को काम भी करना है तो उसका जो हेड होता है वो भी सिंगल हेड खोलने से ही हो जाता है। स्पार्क प्लग भी सारे अलाइन होते हैं, कैम शाफ्ट भी सिंगल लगा होता है, जिस वजह से इंजन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है और उस वजह से उसका जो कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाता है। प्लस कॉस्ट के साथ साथ जो ओवरऑल वेट है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस इंजन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये ब्लॉक में ये सारा इंजन कवर्ड है, और अगर इंजन को हम सामने से देखें तो सपोज कीजिए ये इसका इंजन है मल्टीपल सिलेंडर का। तो दोस्तों इसका जो विड्थ है वो कम होता है और इसका जो हाइट है वो ज्यादा होता है,
जिस वजह से होता ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ जाता है। और आप सब जानते हैं अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बढ़ जाए किसी भी परफॉर्मेंस गाड़ियों का, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप लीन हो रहे हो तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर हो जाता है। या स्पोर्ट्स कार में अगर आप टर्न ले रहे हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हाई होगा तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों ये जो इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होना, जिस वजह से जो परफॉर्मेंस गाड़ियां अगर इनलाइन यूज करती है तो वो यूज करती है ओवर स्क्वायर इंजन। और ओवर स्क्वायर और अंडर स्क्वायर इंजन के बारे में मैंने पिछली बार कहा था, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस इंजन का ये है, अगर ये किसी परफॉर्मेंस कार या परफॉर्मेंस बाइक में यूज होता है तो वो इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। अगर हम कंपेयर करें इससे वी इंजन से या कोई भी अदर इंजन से, तो इसका जो साइज है अगर मल्टीपल सिलेंडर का, तो बहुत साइज इसका जो है वो बढ़ जाता है। कार के जो फ्रंट एरिया है, जो बोनट जहां इंजन फिट होता है, अगर हम इसे यहाँ पर इनलाइन 6 डालें तो वो इतना लंबा हो जाता है कि फिर वहां पर ट्रांसमिशन बैठाने का भी जगह नहीं होता। अगर यही बात करें दोस्तों V6 की, तो V6 कंपैरेटिवली इसके आधे साइज में हो जाता है। आधा तो नहीं बोल सकते, कंपैरेटिवली अगर देखें तो 6 इसके 60% लेंथ में एक V इंजन बिल्ट हो सकता है अगर उसी चेंबर में हमें फिट करना हो तो आइए बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के इंजन के बारे में, जो कि है V इंजन, जो कि आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा कि V6, V8, V12। तो होता क्या है V इंजन और कैसा होता है वो भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों V इंजन होता क्या है? V इंजन होता ये सिर्फ ये है कि जो सिलेंडर्स का जो पोजीशन था, जो पिस्टन्स का जो पोजीशन था वो इनलाइन था, अब वो हो गया है 2 पार्ट में डिवाइड। अब जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो कितने भी डिग्री पे एडजस्ट हो सकता है, चाहे वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। इन जो V इंजन्स होते हैं उसमें बहुत वेरिएशंस है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अलग अलग उससे एंगल पे सेट करती है। जैसे कि अगर हार्लेस के बारे में बात कर ले तो वो जैसे 45 डिग्रीज पे कॉमनली यूज होता है। डुकाटीज की जब बात करेंगे तो वहां पर 90 डिग्री यूज होता है। जब परफॉर्मेंस कार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जनरली 60 डिग्री यूज होता है। तो दोस्तों होता ये है V इंजन्स में, हो सकता है V6 हो, V8 हो, V12 हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये V इंजन्स लाइन से जब जुड़े हुए होते हैं तो कंपैरेटिवली अगर इनलाइन 6 की बात करें तो इनलाइन 6 में अगर 1 2 3 4 ऐसे सिलेंडर्स होते हैं तो इसमें 2 सिलेंडर्स तो आजू बाजू में ही हो जाते हैं। तो कंपैरेटिवली जो इसका साइज हो जाता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है और V इंजन्स का साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, एज इन इनके लेंथ वाइज विड्थ जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इसको इंजन को सामने से देखें तो इसका जो विड्थ है वो बढ़ जाता है और जो हाइट है वो हो जाता है कम और जो लेंथ है वो भी हो जाता है कम। तो इसका फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है, आज ये बात करते हैं उसके फायदे के बारे में। पहले तो फायदा ये हो जाता है लो आरपीएम पे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो V इंजन्स में हमेशा जो है वो इनलाइन इंजन से ज्यादा टॉर्क ही होता है। और इसका जो काउंटर बैलेंस है जब मल्टीपल सिलेंडर्स की बात आती है, जैसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि कार जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। अब ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो उनको मल्टीपल सिलेंडर ऐड करना है। अब एक कार में इतना भी जगह नहीं होता कि इनलाइन 8 इनलाइन 10 डाल दिया जाए। तो इनलाइन 6 के ही जगह पे अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर जो है वो इनलाइन 6 के जगह पे ऑलमोस्ट V8 डाल सकता है या V10 भी डाल सकता है। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर एक इंजन में 6 सिलेंडर है, एक इंजन में 8 या 10 सिलेंडर्स है, तो वो उसको परफॉर्मेंसली वो ज्यादा ट्यून भी कर सकता है। तो इस वजह से ज्यादातर परफॉर्मेंस कार्स में ये V इंजन यूज होता है। और V इंजन का खास बात एक ये भी है कि इसका जो हाइट है वो इनलाइन इंजन से कम होता है, जिस वजह से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम हो गई। इसकी जो लेंथ होती है, जो Z एक्सिस पे जो लेंथ है वो भी कम हो जाती है, जिस वजह से कॉम्पैक्ट कार्स में भी फिट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्स भी हो सकते हैं जैसे अगर वो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है तो भी वहां पर V इंजन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाता है साइज में बहुत ही कॉम्पैक्ट। और दोस्तों जो इसका जो X एक्सिस है, जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेटर हो जाता है।
तो वी इंजन ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इनलाइन इंजन से बेटर ही होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज है जिसे मैन्युफैक्चरर हमेशा ओवरकम करने की कोशिश करते ही हैं। तो जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इस इंजन का वो है इसका वाइब्रेशन। दोस्तों जब दो पिस्टन्स अपोजिट डायरेक्शन में फायर कर रहे हो तो वो बहुत ही अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो ना तो एक दूसरे के फोर्स को अपोज कर पा रहे होते हैं और वो बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसे इंजन्स में बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हमेशा एक मैन्युफैक्चरर को एक सेंटर पे एक रॉड देना पड़ता है, बैलेंसिंग रॉड पूरा, जो कि उनके वेट को भी बढ़ाता है, प्राइस को भी बढ़ाता है और कॉम्प्लेक्सिसिटी को भी बढ़ाता है, जिस वजह से इस इंजन्स पे वाइब्रेशन के इश्यूज होते ही हैं जनरली। अगर आप जैसे देखें हार्लेज में वो वी इंजन्स होते हैं तो उसमें वाइब्रेशन की चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा होते ही हैं इनलाइन फोर्स से। अगर आप पानीगाले V4 भी देख लें जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है, और एक हायाबुसा ले लें जो भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी बाइक है, दोनों एक में है इनलाइन 4 एक में है V4। तो दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस है? स्मूथनेस में डेफिनेटली दोनों के रिफाइनमेंट में फर्क रहेगा ही रहेगा। नो डाउट आज के कंपनीज इतने एडवांस हो गए हैं कि वो वी इंजन्स को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं, जिस वजह से वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है वो है इसका कॉस्ट, इसके पार्ट्स। क्योंकि दोस्तों अगर ये इस टाइप से बने हैं तो इसका जो चेंबर भी हो गया वो दो अलग अलग चेंबर हो जाता है। पहला चेंबर ये चेंबर नंबर 1, और दोस्तों ये हो जाता है इसका सेकंड चेंबर नंबर 2। अब जब दो चेंबर होते हैं तो सीधी सी बात है, यहां पर भी कैम शाफ्ट लगेगा और यहां पर भी कैम शाफ्ट लगेगा। अब यहां पर कैम शाफ्ट एक्स्ट्रा हो गया तो वेट भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गया। अब कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए क्रैंक से यहां पर दो टाइमिंग चेन जाएगा, क्योंकि एक टाइमिंग चेन इधर जाएगा, एक टाइमिंग चेन यहां पर जाएगा। तो कैम शाफ्ट क्रैंक जो है वो कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए अब दो चेन जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल वेट, ओवरऑल कॉस्ट इस गाड़ी का बढ़ जाता है। और जो मैकेनिक्स, अगर किसी को वी इंजन पे अगर काम भी करना हो तो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चेंबर हो जाते हैं। तो जो ओवरऑल पार्ट्स की जो वेट है, पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, डिफिकल्ट टू वर्क ऑन इट। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं वी इंजन पे। इसलिए जो हायर एंड कार्स है, जो हायर एंड बाइक्स है, जो एक्सपेंसिव है, उसी में आप देखेंगे कि जनरली वी इंजन यूज होते हैं।